गोवा इज डाइंग। कुछ दिनों पहले गोवा में एक काफी स्ट्रेंज विजुअल देखने मिला। 3000 से ज्यादा लोग रात को एक रेलवे लाइन पर ऐसे उतर आए। लेकिन क्यों? गोवा में ऐसा क्या हो रहा है जो हमें पता ही नहीं? गोवा के इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं जिनसे 35,000 टू 80,000 के बीच पेड़ काटे जाने वाले हैं। अरे कुछ पेड़ ही तो काटे जा रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए ऐसे सैक्रिफाइसेस करने पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आप भी ये सोचते हैं कि ये फाइट डेवलपमेंट और नेचर के बीच में, then this short video will change your mind। क्योंकि ये सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में नहीं है, ये भारत के फ्यूचर के बारे में है। और पहले ही बता देता हूं, अगर आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में ये देखकर क्या सही है और क्या गलत ये डिसाइड करने वाले हैं, then skip this video, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सही को सही और गलत को गलत कहने में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इसे अपने ओपन माइंडेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेसिकली इशू क्या है? गोवा में 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। गोवा से कर्नाटका के रेलवे रूट को डबल करने का प्रोजेक्ट, एक नेशनल हाईवे रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट, एक 400 किलोवाट पावर ट्रांसमिशन लाइन। गोवा का मौलम नेशनल पार्क और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज खतरे में है। अब हमारे कुछ सवाल है। नंबर 1, ये सारा डेवलपमेंट सिर्फ कोल से प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स गोवा को एक कोल हब बनाने के लिए हो रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि इस एडिशनल रेलवे लाइन का यूज गोवा के मोरमुगांव पोर्ट में इंपोर्ट किए जाने वाले कोल को नॉर्थ कर्नाटका के स्टील और पावर प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए यूज किया जाएगा। द गवर्नमेंट डिनाइज दिस क्लेम। गोवा और कोल का एक डार्क रिलेशनशिप। प्राइवेट कंपनीज गोवा के पोर्ट से कोल इंपोर्ट करती हैं। 25 मिलियन टन्स ऑफ कोल। कितना? इतना। ये जो आप छोटा डॉट देख रहे हैं वो एक इंसान है, वो एक वर्कर है। कोल इंपोर्ट का माउंटेन ऑलरेडी बड़ा है और आने वाले 10 सालों में ये एक फुटबॉल फील्ड जितना चौड़ा और 3 किलोमीटर ऊंचा होने वाला है। जब एक कोल ट्रांसपोर्ट होता है बाय ट्रक, रेल और वाटर, उस पर एक ब्लू टारपॉलिन की शीट रखी जाती है। हवा आने से ये शीट मूव हो जाती है और सारा कोल डस्ट उस एरिया में डस्ट पोल्यूशन क्रिएट करता है। इनफैक्ट गोवा के एक्स सीएम लेट मनोहर पारिकर सर ने इसी रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट को 2013 में रिजेक्ट किया था एंड आई कोट, "We are not giving any permission to the double tracking. The proposal of increasing the tracks was mooted at the behest of few industries which want to transport coal from Mormugao Port Trust." अरे थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। पूरा वर्ल्ड कोल को डिच कर रहा है और रिन्यूएबल्स के बारे में सोच रहा है, तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं? हमारे ऑनरेबल मोदी जी ने भी पेरिस एग्रीमेंट में कहा है कि भारत ग्रीन हाउस एमिशंस कम करने में हेल्प करेगा एंड सो फार वी आर डूइंग अ गुड जॉब। बट फ्यूचर में कोल से ब्रेकअप किए बगैर ये इम्पॉसिबल है। देन व्हाई फोकस ऑन कोल? नंबर 2, एनवायरमेंटल डैमेज। आपने इस वाटरफॉल का फोटो तो देखा होगा। ये है गोवा का दूध सागर वाटरफॉल जो भगवान महावीर सैंक्चुरी की शान है। कैसा लगेगा अगर इसके आसपास की सारी ग्रीनरी को ऐसे हटा दिया जाए? लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट फ्रैगमेंटेशन। एक बड़े फॉरेस्ट को जब आप छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तब एजेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे स्पीशीज एजेस में नहीं, घने फॉरेस्ट में रहते हैं तो और अंदर मूव करते हैं और इन फ्रैगमेंटेड एजेस में सर्वाइव नहीं कर पाते। और इसका इंपैक्ट फॉरेस्ट के सारे एलिमेंट्स पर होता है। वेस्टर्न घाट्स एक हिमालय से भी ओल्ड इकोसिस्टम। ये एक 150 मिलियन ईयर ओल्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिसे इतने सारे स्पीशीज अपना घर मानते हैं। ये 3 प्रोजेक्ट्स इस घर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इतने बड़े फॉरेस्ट में हर एक छोटी छोटी चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, एक इकोसिस्टम होती है, साथ में काम करती है। हमारे ह्यूमंस के इतने बड़े इंटरवेंशन की वजह से एक झटके में ये सारा फॉरेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पर क्या असर होने वाला है ये जानने के लिए एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का एक रिपोर्ट बनाया जाता है। कितने पेड़ कटने वाले हैं, इसका बायोडायवर्सिटी पर क्या इंपैक्ट होगा और इसे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन होती है। आज तक इन प्रोजेक्ट्स का ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं है। सेकेंडली, गोवा का पंचायत एक्ट उनके पंचायत को पावर्स देता है कि उनके एरिया में क्या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये वो डिसाइड कर सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में इन सबसे अप्रूवल्स लिए ही नहीं गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस लॉकडाउन के समय मिला तो कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है एंड दैट्स रॉन्ग। एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा डैमेज करने वाला प्रोजेक्ट जब होता है तब उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। रिफॉरेस्टेशन के लिए गोवा में इतनी बड़ी जगह है नहीं, तब उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट से जगह मांगी। वाओ, यानी गोवा में डिफॉरेस्टेशन और कर्नाटका में रिफॉरेस्टेशन, ये कैसा लॉजिक है? नंबर 3, कितने लोग अपनी जान देंगे? क्या कोई अपनी लाइफ क्यों देखा है? अभी नहीं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। गोवा के स्टेट गवर्नमेंट की इस रिपोर्ट ने खुद प्रेडिक्ट किया है कि गोवा का टेम्परेचर 2050 तक 2 डिग्री से बढ़ सकता है। अरे यार, 2 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है? एसी लगा देंगे। काश ये इतना सिंपल होता। गाडगिल कमेटी के इस रिपोर्ट ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि फॉरेस्ट एरियाज में ह्यूमंस के अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज की वजह से केरला में सिवियर फ्लड्स आ सकते हैं और पिछले 2 सालों से वही तो हो रहा है। और फ्लड्स का मतलब लॉस ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड। इस रिपोर्ट ने पूरे वेस्टर्न घाट्स को और 6 स्टेट्स को कवर किया था, इंक्लूडिंग द इकोलॉजिकली फ्रैजाइल गोवा।
मानते हैं कि कोरोना वायरस एक बैट की वजह से ह्यूमंस में आया और उसने पूरी दुनिया में ये हैवक मचाया। वैसे ही इबोला जैसे डिजीजेस भी ह्यूमन और वाइल्ड एनिमल्स के इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से आते हैं, और जितना ज्यादा हम वाइल्ड हैबिटेट में ऐसे इंक्रोच करते रहेंगे उतने ज्यादा ये इंटरेक्शंस बढ़ते रहेंगे और ये डिसीजेस भी बढ़ते रहेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सर ने एक इंटरव्यू में ऐसे कहा था कि मेजरली उन्हें इन प्रोजेक्ट्स के लिए जो ऑपोजिशन आ रहा है वो भारत के बाहर से है। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर सर ने ऐसे कहा था कि अगर उन्हें लोकल लोगों से एक मेमोरेंडम मिलती है तो वो इस बात पर एक्शन लेंगे। सो लेट्स गिव इट अ शॉट। हमारे बायो में लिंक को क्लिक कीजिए और हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर को अपने ऑब्जेक्शंस भेजिए। ट्रस्ट मी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मे बी उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि हमें भी हमारे एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता है। लुक बॉस, बात सिंपल है। गोवा सिर्फ दारू और बीचेस नहीं है, उसका असली हेरिटेज उसका नेचर, और ये नेचर आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। अगर हम आज कुछ नहीं करते तो धीरे धीरे गोवा सिर्फ दारू, बीचेस और ड्रग्स ही बन जाएगा, एंड दैट विल बी अ रियल ट्रेजेडी। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, टैग योर फेवरेट एक्टर्स, लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि अगर हम गोवा में जाकर व्लॉग्स बना सकते हैं, उसकी नेचुरल ब्यूटी का लाइक्स के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसी नेचुरल ब्यूटी को बचाने के लिए एक छोटी सी चीज भी कर सकते हैं। आई नो दैट 99% लोग ऐसे सीरियस वीडियोस एंड तक देखते भी नहीं, लेकिन हमारा ये वीडियो उन 99% लोगों के लिए है भी नहीं जिन्होंने ऑलरेडी गिव अप कर दिया। ये वीडियो उन 1% लोगों के लिए जिन्हें अभी भी फर्क पड़ता है। हे यस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।